वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आप सभी का अपने चैनल सक्सेस की 90 पे स्वागत है। आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा कि जो कक्षा 10 के लिए कुछ महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न हैं, वन लीनियर क्वेश्चंस आप लोग को बताने वाला हूं। और इसके पहले 4-5 वीडियो आ चुके हैं और यह 8 बजे की क्लास है। सभी लोग जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, वो 8 बजे प्रेजेंट हो जाया करिए। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 लिखा हुआ है, किन पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका आंसर होगा वे पदार्थ जो हमारे लिए यानी हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी एवं व्यर्थ हो जाते हैं। यानी वे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी होते हैं और ख़राब होते हैं, उन्हें हम लोग अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हम मानव शरीर में सबसे अधिकतः हानिकारक रसायन के इकट्ठा होने का क्या कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैव आवर्धन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैव आवर्धन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट कब से आने लगी है। यानी इसका मतलब ये है कि वायुमंडल में जो ओजोन की मात्रा होती है, ठीक है, ओजोन का फार्मूला होता है O3, उसकी मात्रा में तीव्रता से गिरावट कब से आई है। तो 1980 से आई है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या होता है। तो याद रखिएगा CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है। तो याद रखिएगा जो रेफ्रिजरेटर होते हैं या अग्निशमन यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अधिक उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनिईपी ने 1987 में क्या सर्वानुमति बनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर सीमित रखा गया है। यानी कि जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इसके उत्पादन को कह दिया गया अब ये सीमित कर दीजिए, कब से, 1986 के स्तर पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पुनः चक्रण में गतिरोध कब उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनों का आवश्यकता से अधिक उपयोग करने पर तथा जीवाश्मों से अधिक एवं अपूर्ण दहन से पुनः चक्रण में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, सबसे अधिक हानिकारक रसायन किस जीव में संचित होता है। तो याद रखिएगा मानव शरीर में सबसे अधिक हानिकारक रसायन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्तमान जीवन में हम डिस्पोजेबल वस्तुओं का अधिक प्रयोग क्यों करने लगे हैं। इसका आंसर हो जाएगा जीवन में सुविधा तथा स्वच्छता के लिए। डिस्पोजेबल का मतलब होता है जो ख़त्म होने वाली होती है, यानी जिनको डिस्पोज कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, उनका उपयोग हम लोग इसीलिए करने लगे क्योंकि जीवन में हमारी जो है सुरक्षा और स्वच्छता दोनों उपलब्ध रहें। ठीक है, अब देखिए ये एक्सरसाइज हमारी दूसरी आ गई है और ये एक्सरसाइज है सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के स्रोत से। ठीक है, उसके कुछ प्रश्न छूट गए थे तो आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं कि किस भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है, किस भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया में कुल ऊर्जा रूपांतरण के समय क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ऊर्जा संरक्षित रहती है। याद रखिएगा क्योंकि एनर्जी को हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ओनली कन्वर्ट किया जा सकता है। तो याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, अगला क्या है कि मोमबत्ती के जलने पर मोम की जो रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है। तो आपको मालूम है कि मोम की जो रासायनिक ऊर्जा होती है वह ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भोजन पकाने और किसी वाहन को दौड़ाने के लिए, ठीक है, किस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पेशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चूँकि सभी लोगों को मालूम है कि हमारे शरीर में पेशियां पाई जाती हैं, जो भी हमारे अंग वर्क करते हैं वो सभी पेशियों के कारण होते हैं, तो इसलिए उसमें एनर्जी जो होती है वो पेशीय ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विविध वैद्युत संयंत्रों को प्रचालित करने के लिए, ठीक है, प्रचालित करने के लिए किस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जितने भी वैद्युत संयंत्र होते हैं उनको चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि किस ईंधन के उपयोग ने औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति को संभव किसने बनाया, कोयले के उपयोग ने। ठीक है, अभी हाल ही में मान के चले इधर में विद्युत ऊर्जा का उपयोग होने लगा जल्दी में, ठीक है, लेकिन इसके पहले कोयला का उपयोग होता था। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधनों को बनने में कितने वर्ष लगते हैं, तो ये याद रखिएगा करोड़ों वर्षों का समय लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के कैसे स्रोत होते हैं, तो ये अनवीकरणीय स्रोत होते हैं, यानी इनका पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से किन किन अधातुओं के ऑक्साइड बनते हैं, तो कार्बन के ऑक्साइड बनते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं और सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि किस धातु का ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का कारण होता है, तो याद रखिएगा सल्फर, ठीक है। सल्फर का ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय वर्षा का कारण होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तम ईंधन किसे कहा जाता है, तो जो ईंधन प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे उसे, यानी सरलता से प्राप्त भी किया जा सकता है, भंडारण भी किया जा सकता है, उसका परिवहन सरल हो, ठीक है, दाम में सस्ता हो, तो उस ईंधन को हम लोग उत्तम ईंधन की कैटेगरी में रखते हैं, अर्थात उसे उत्तम ईंधन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे जल, ठीक है, और मृदा के संसाधनों को कौन कौन सी वर्षा प्रभावित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा प्रभावित करती है, ठीक है। अगला क्या है कि विद्युत संयंत्रों में किसे जलाकर प्रायः भाप बनाई जाती है, तो जीवाश्म को जलाकर के भाप बनाई जाती है। विद्युत संयंत्र जो भी लगे होते हैं, ठीक है, जीवाश्मों का मतलब क्या होता है, तेल वगैरह डालते हैं तो वही हमारे जीवाश्म ईंधन होते हैं, उन्हीं को जला करके भाप का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जिन संयंत्रों में ईंधन को जलाकर उसमें ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है तापीय विद्युत संयंत्र कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जल विद्युत के लिए ऊर्जा के किस रूप को किस में रूपांतरित किया जाता है, तो याद रखिए कि गिरते जल की स्थिर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा डैम जो लगे होते हैं, डैम के वहीं पर जो होते हैं हमारे बहुत सारे विद्युत संयंत्र लगे होते हैं, ऊपर से पानी को नीचे गिराया जाता है, ठीक है, और ऊपर से जब पानी को नीचे गिराया जाता है तो नीचे बहुत से पंखे लगे होते हैं, वो चलते हैं और जिससे क्या होता है हमारा एनर्जी को पैदा किया जाता है, तो ऊपर पानी को स्टोर कर लिया जाता है, वहाँ पर पानी की स्थितिज ऊर्जा होती है और फिर नीचे हमारी क्या हो जाती है उससे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी सरलतम टरबाइन में गतिशील भाग कौन सा कहलाता है, ठीक है, तो याद रखिए गुणक ब्लेड संयोजन, ठीक है, क्या कहलाता है, गुणक ब्लेड संयोजन कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न लिखा हुआ है कि हमारे देश में ऊर्जा के कितने भाग की आपूर्ति विद्युत संयंत्रों के माध्यम से होती है, तो लगभग 25% इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये गंगा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। और याद रखिएगा अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्माण किया गया है, तो ये हमारे याद रखिएगा नर्मदा नदी पर बनाया गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डैम है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पूछा भी जाता है, आपके हिस्ट्री क्वेश्चन में भी आता है और साइंस में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न लिखा हुआ कि बांधों के जल में पारिस्थितिक तंत्र नष्ट क्यों हो जाते हैं, जो बांधों का जल होता है उससे पारिस्थितिक तंत्र क्यों नष्ट हो जाता है, ठीक है, तो कैसे हो जाता है, जल में डूब जाता है, ठीक है। जैसे पेड़ पर रहने वाले पेड़ का प्राकृतिक जैसे क्या है पारिस्थितिक तंत्र है, अब बारिश आ गई, ठीक है, तो बारिश में क्या हो गया, पेड़ नष्ट हो गया तो उस पर रहने वाले जीव भी नष्ट हो जाएंगे, जिससे पारिस्थितिक तंत्र जो है नष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चारकोल किस प्रकार बनाया जाता है, तो लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जला करके चारकोल का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चारकोल किस प्रकार जलता है, तो चारकोल बिना ज्वाला के जलता है, ठीक है, चारकोल जो होता है वो बिना ज्वाला के जलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस ईंधन को जैव मात्रा कहा जाता है, तो जो ईंधन पादप या जंतु उत्पाद हो जैसे गोबर, ठीक है, इन्हें क्या कहता है, जैव मात्रा कहा जाता है। जैसे गोबर हमारा क्या होता है, जैव मात्रा कहलाता है, ठीक है, जैव ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है कि जैव गैस को उत्तम ईंधन क्यों माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है जो बिना धुआं छोड़े, ठीक है, बिना धुआं छोड़े क्या होती है, उत्पन्न होती है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारी गैस होती है सिलेंडर में, ठीक है, वहाँ पर ब्यूटेन भरा जाता है, ठीक है, वहाँ पर ब्यूटेन भरा हुआ, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के स्रोतों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो ऊर्जा के स्रोतों को 2 भाग में डिवाइड किया जा सकता है, पहला नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा और दूसरा अनवीकरणीय स्रोत हो जाएगा, ठीक है। नवीकरणीय स्रोत का मतलब जिन्हें पुनः उपयोग किया जा सकता है, जैसे सूरज की लाइट, ठीक है, और अनवीकरणीय में क्या हो जाएगा, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन कोयला हो जाएगा, ये अनवीकरणीय होता है चूँकि इनका उपयोग पुनः नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या है अगला,
कि सीएनजी का पूरा नाम बताइए, तो इसको हिंदी में बोला जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस और अंग्रेजी में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बायोगैस के अवयव कौन कौन से हैं, तो CH4 होता है, मीथेन होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, H2 हाइड्रोजन होता है, H2S ठीक है सल्फर हाइड्रोजन डाइसल्फाइड होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, इसमें क्या होता है 65% तक मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जीवाश्म ईंधन की मुख्यतः रचना क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा युक्त कार्बन यौगिकों के वह अणु जिनका निर्माण मूलतः सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए होता है। ठीक है, हुए वनस्पति के लिए किया था, वनस्पतियों ने किया था, उसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कोयले में पाए जाने वाले मुख्य अवयव लिखिए। कौन कौन से होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, केणु तथा कुछ मात्रा में सल्फर भी पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कोयले को वायु की उपस्थिति में जलाने से प्राप्त होने वाले दो उत्पाद का नाम बता दीजिए। तो पहला हो जाएगा कोक और अगला हो जाएगा कोल तार। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एलपीजी के अवयव लिख दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि मुख्य संघटक क्या होता है, ब्यूटेन होता है। इसमें इन्हें उच्च दाब पर तरल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसीलिए जो हमारे एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं उसमें ब्यूटेन गैस भरी जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव बता दीजिए। ठीक है, तो CH4 होता है, या गलत लिखा हुआ है CH4 कर लीजिएगा, वो मीथेन गैस। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किन्हीं दो प्रकार के जीवाश्म ईंधन बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, आगे क्या है कि 3 शोधित ईंधनों के नाम लिखिए। तो जल गैस, ठीक है, कोल गैस और पेट्रोल या डीजल, ये शोधित ईंधन होते हैं। ठीक है, इनको शोध करके ही हमको दिया जाता है। चूँकि ये जो पेट्रोल डीजल होते हैं ये पहले जीवाश्म ईंधन के रूप में प्राप्त होते हैं, पहले अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन इसको संशोधित करके जो है हमको यूज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बायोगैस संयंत्र किसानों के लिए वरदान क्यों माना जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें गैसीय ईंधन के अतिरिक्त असलरी के रूप में खाद प्राप्त होती है। ठीक है, गैसीय ईंधन तो प्राप्त तो होता ही होता है, लेकिन जो है इसके साथ साथ में हमको खाद की मात्रा भी प्राप्त होती है। ठीक है, जो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं और जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण दे दीजिए। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन एक चीज़, तो इसका आंसर हो जाएगा जंतु तथा वनस्पति का कई वर्षों से पृथ्वी की सतह के नीचे दबकर अपघटित होने से बने ईंधन को जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। यह वास्तव में पौधों तथा जंतुओं के धीमे ऑक्सीकरण के द्वारा बनते हैं। पेट्रोलियम एक जीवाश्मी ईंधन का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किसी ईंधन के कैलोरी मान की परिभाषा दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ईंधन के 1 ग्राम द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न हुई ऊष्मा उस ईंधन के ऊष्मीय मान या कैलोरी मान की माप होती है। प्रत्येक ईंधन का कैलोरी मान अलग अलग होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस का कैलोरी मान सबसे ऊंचा होता है, लेकिन फिर भी इसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, क्योंकि यह एक विस्फोटक गैस होती है, इसका सुगमता से भंडारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ईंधन तेल कोयले की अपेक्षा अधिक क्यों है। ठीक है, क्यों अच्छा होता है, तो ईंधन तेल का ज्वलन ताप कम होता है, इसका ऊष्मीय मान अधिक होता है, इसलिए यह कोयले की अपेक्षा अच्छा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाइड्रोजन के यौगिक पृथ्वी में अधिकांश मात्रा में उपलब्ध है और इनका ऊष्मीय मान उच्च है, परंतु यह घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होती है। इसका एक मुख्य कारण बता दीजिए। ठीक है, अगला इसका आंसर हो जाएगा यह अत्यंत ज्वलनशील और विस्फोटक है, अतः इसका प्रयोग तकनीकी रूप से कठिन होता है। ठीक है, चूँकि हाइड्रोजन अधिक होता है लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह ज्वलनशील होता है और विस्फोटक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कोयले में कार्बन के अतिरिक्त कौन से तत्व होते हैं। तो कार्बन के अतिरिक्त कौन कौन सा होता है कोयले में, सल्फर पाया जाता है जिसको गंधक बोला जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, आगे क्या कि घरों में उपयोग किए जाने वाले ईंधनों के उदाहरण दे दीजिए। तो कौन कौन सा हो जाएगा, लकड़ी,
गोबर के उपले, कोयला, चारकोल तथा द्रवित पेट्रोलियम यानी LPG जिसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या फिर इसको कंप्रेस्ड यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि उद्योगों में मुख्य रूप से किस ईंधन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला या फिर ईंधन तेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि किस प्रकार के चूल्हे में ईंधन की बचत होती है। तो धुआं रहित चूल्हे में ईंधन की बचत होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चारकोल का उपयोग दिन प्रतिदिन कम क्यों होता जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा चारकोल का प्रयोग लकड़ी की कमी के कारण कम होता जा रहा है, क्योंकि चारकोल लकड़ी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि बायोगैस का मुख्य स्रोत क्या है। तो आंसर इसका हो जाएगा बायोगैस का मुख्य स्रोत गोबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि घरेलू जल मल का विसर्जन कहाँ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बायोगैस संयंत्रों में घरेलू जल मल का विसर्जन किया जाता है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी का। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसी संस्था का नाम लिखिए जो व्यापार स्तर पर बायोगैस संयंत्रों के निर्माण कार्य को प्रोत्साहित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा खादी तथा ग्रामोद्योग समिति जो होती है वो बायोगैस संयंत्रों के कार्य को प्रोत्साहन देती है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाइएगा। ठीक है, ये 8 बजे की क्लास है और बिल्कुल आप सभी को निःशुल्क क्लास दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग अपने काम को छोड़ करके प्रत्येक शाम 8 बजे ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देखा करिए। ये सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी हमारे बच्चे कक्षा 7, 8, 9, 10 सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें क्लियर किया गया है। ये ऐसा कुछ नहीं कि केवल कक्षा 10 वाले बच्चे ही पढ़ेंगे, 9 वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं और 7 वाले 6 वाले भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सभी को जानकारी, ये जनरल क्वेश्चंस होते हैं, ये सभी जानकारी लेने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अब जाते जाते बता दें आप सभी लोगों को, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जैसे ही कोई भी हमारी वीडियो डाला जाए, कोई भी लाइव क्लास आए तो तुरंत आप सभी को प्राप्त हो जाए, तुरंत आप सभी को मिल जाए। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि 8 बजे से पहले आप अपना नेट ज़रूर ऑन कर लीजिए, तुरंत ही नोटिफिकेशन आपके आधा घंटा पहले ही आ जाता है। ठीक है, चूँकि मैंने नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया है, आधा घंटा पहले आप सभी के पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा लाइव क्लास का, तो तुरंत ही आप लोग ज्वाइन कर दीजिए। और आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, एक दूसरे को करवाइए और बताइए कि ये क्लास ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और एक चीज़ बता दें, अब कुछ दिन में ठीक है मैथ की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, तो सभी को लगभग के लिए 25 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा जैसे भी हो सकेगा आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो भी मैथ के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए लेता हूँ फिर मिलूंगा अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।